हेलो गाइस, मैं हूं नव्या। आप सुन रहे हैं मेरे साथ एक लड़की को देखा तो द ट्रांसफॉर्मेशन। अनिका, तुम सुन रही हो ना मेरी बात? तुम माँ बनने वाली हो अनिका। अनिका जो धीरे धीरे होश आने लगा था, तभी डॉक्टर की ये सब सुनते ही 18 साल की अनिका की कमज़ोर आंखें एकदम से चौड़ी हो गईं। वो समझ ही नहीं पा रही थी वो आखिर प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। अभी तो उसकी शादी को 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे, ना ही किसी लड़के ने आज तक उसे छुआ था। ऐसे में अनिका प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? जितना शॉक्ड अनिका थी, उतने ही शॉक्ड उसके पापा भी थे, जो वहीं डॉक्टर के केबिन में खड़े मानो आगे वाली तूफान को भांप रहे थे। तभी डॉक्टर गौतम से कहा, देखिए मिस्टर गौतम गुलेरिया, मैं समझ सकती हूँ कि आप दोनों इस वक्त बहुत परेशान होंगे, मगर आप लोग कोई भी फैसला ले उसके पहले मैं एक बात बता दूं कि प्रेगनेंसी 4 महीने पार हो चुकी है। सो अबॉर्शन इज़ आउट ऑफ द क्वेश्चन। अनिका को लग रहा था कि हो ना हो डॉक्टर से ज़रूर कोई गलती हुई होगी, इसलिए नर्स के सहारे खड़ी होते हुए कमज़ोर अनिका ने थोड़ी ताकत जुटाकर डॉक्टर को डांट दिया, ये आप क्या कह रहे हैं कि नामुमकिन है? लेकिन डॉक्टर के कुछ बोलने से पहले ही गौतम गुस्से से तिल मिलाकर अनिका के पास आया और जोर से उसे थप्पड़ मार दिया और बोले, इतना इसका जवाब डॉक्टर को नहीं तुम्हें देना है, बेशरम। हॉस्पिटल से बाहर कुछ देर बाद अक्सर कार की बैक सीट पर बैठने वाले गौतम आज अनिका के पीछे बैठाकर खुद ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठ गए थे, माना ऐसा करके वो अनिका को अपनी नाराज़गी जता रहे हों। अनिका जानती थी कि एक बेटी होने के नाते आज उसने अपने पिता को दुनिया का सबसे बड़ा दुख दिया था। एक बिन ब्याही माँ बनकर इतना दुख उन्हें अनिका की माँ के गुजरने पर भी नहीं हुआ होगा। लेकिन ये सब जानते हुए भी अनिका फ़िलहाल कुछ भी करने के लिए फिज़िकली या मेंटली सक्षम नहीं थी। उसका शरीर कार की बैक सीट पर कमज़ोर के साथ साथ शर्म से मानो जम ही गया था। मनाली भारत का बेहद खूबसूरत शहर है। यहाँ देश विदेश से आए टूरिस्ट के कारण शहर में रौनक लगी रहती है, मगर अनिका को ऐसा लग रहा था मानो आज मनाली का हर इंसान उसे सवालिया नज़रों से बस एक ही सवाल पूछ रहा हो, आखिर कौन है इस बच्चे का बाप? लेकिन इसका जवाब तो अनिका के पास भी नहीं था। वो बस नम आँखों से ऐसे ही बात सोच रही थी कि जब आज तक उसे किसी लड़के ने छुआ नहीं तो वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। अनिका इसी उलझन में थी, तभी उसकी कार उसके घर के बहुत ही बड़े गेट के अंदर एंटर होती है। वो गेट बहुत ही पुराना था, उसमें जंगल का चिन्ह भी बना हुआ था। गुलेरिया हाउस ब्रिटिश ज़माने का मकान था। कहा जाता है यहाँ इंग्लैंड के अधिकारी वेकेशन मनाने आते थे। मकान में पुराने मगर शानदार एंटिक्स, बड़ा गार्डन और बीच में फव्वारा बना हुआ था, लेकिन अच्छे से मेंटेन ना करने की वजह से पिछले कुछ सालों से मकान थोड़ा बंजर सा लग रहा था। गौतम ने घर में एंटर होते ही अनिका की रिपोर्ट्स को गुस्से से सोफे पर फेंका और अपने सर पर हाथ रखकर एक गुर्राते हुए शेर की तरह हॉल में इधर उधर टहलने लगे। अनिका कमजोर शरीर और भारी कदमों से गौतम के पीछे पीछे घर में दाखिल हुई। आज अनिका को उसका शरीर रोज के मुकाबले कुछ ज़्यादा ही भारी लग रहा था। वैसे अनिका का वजन उसकी उम्र की लड़कियों से कम 3 गुना ज़्यादा था। गोल मोटा सा चेहरा, मोटा पेट और ठुड्डी इतनी वजनदार कि अनिका की पूरी गर्दन झुक जाए। 120 किलो की अनिका की तुलना अक्सर लोग अनाज की भारी हुई बोरी से करते थे, लेकिन अनिका का शरीर जितना मोटा था, उसकी शक्ल उतनी ही मासूम और क्यूट थी। चेहरे के दोनों तरफ एक एक रसगुल्ला लगाया हो वैसे नरम मुलायम सफ़ेद गाल, ठंड की वजह से हमेशा लाल रहती इसकी नाक और पूरे जहाँ की मासूमियत को समेट कर बनाई गई हो वैसी उसकी 2 आँखें। लेकिन आज तक किसी को उसका मासूम चेहरा नहीं दिखा था, तो बस उसका बेडौल और निराकार शरीर। माँ की बच्ची अनिका को आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो उसके पापा के इमोशनल सपोर्ट की। इसलिए अनिका नम आँखों से गौतम की तरफ बढ़ी। गौतम भारी
आवाज़ में उस पर गरज पड़ी। मुश्किल से एक मौका मिला था हमें हमारी ज़िंदगी को थोड़ा बेहतर बनाने का। नसीब वाली थी तुम जो डोगरा ख़ानदान के इकलौते वारिस कुणाल डोगरा से तुम्हारी शादी हुई थी। डू यू नो कितना पावरफुल है वो लोग? मनाली का सबसे पावरफुल ख़ानदान डोगरास। हमारे सारे कर्ज, पेंडिंग कोर्ट केस, हमारी हर तकलीफ से हमें बाहर निकाला था उन लोगों ने। लेकिन शादी के 24 घंटे में ही तुमने हमारी ज़िंदगी वापस जहन्नम बना दी। उनको तुम्हारे इस कारनामे के बारे में पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा। और तुम्हारी छोटी बहन कामिनी, उसके साथ कौन शादी करेगा? भले ही वो तुम्हारी सौतेली बहन हो, लेकिन तुम्हारे इस कारनामे की वजह से उसकी भी तो बदनामी होगी। नहीं नहीं, जब तक ये मामला ख़त्म नहीं होता तब तक मैं तुम्हारी छोटी बहन कामिनी को और तुम्हारी नई मां मनीषा को उसके भाई के घर भेज दूंगा। कुछ सोचकर वो बोले, लेकिन आज नहीं तो कल सबको पता चल ही जाएगा। ये बोलते हुए गौतम अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठ गए थे। अब उनकी आवाज़ में गुस्सा कम और डर ज़्यादा सुनाई दे रहा था, लेकिन गौतम के आंसू मानो करारे शब्दों में बदलकर उनके मुंह से निकल रहे थे। तेरा पिता कुणाल तो शादी करके एक घंटे के अंदर ही शहर चला गया था। अब इस प्रेगनेंसी के बारे में जब तेरे ससुराल वालों को पता चलेगा तो भगवान जाने वो क्या करेंगे। समाज में इज्जत तो उछलेगी ही, मगर हम फिर से उसी दलदल में फंस जाएंगे जहाँ से निकल कर लाए थे हमें वो लोग। काश तुम भी अपनी माँ के साथ ही। गौतम अपनी बात कहते हुए रुक गए, लेकिन अनिका वो सुन चुकी थी जो गौतम कहते रहे थे। रुक गए थे। अनिका को कड़वे शब्द सुनने की आदत थी, मगर आज सवाल उठ रहा था उसके चरित्र पर, उसकी पवित्रता पर। अनिका एक चक्रव्यूह से जल्द बाहर निकलना चाहती थी, मगर उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो सोच रही थी कि जो कुछ भी हो रहा है, अगर वो झूठा था तो फिर उसके पेट में सांस लेने को उत्सुक ये सच क्या था। अगले दिन गौतम ने घर में लगे सारे CCTV कैमरा की पिछले 5 महीने की फुटेज मंगवाई और बारीकी से देखने के बाद वो ये जानकर हैरान हो गए कि पिछले 5 महीने से छोटी मोटी बीमारी के चलते अनिका घर से बाहर कहीं गई ही नहीं थी। इसे देखकर गौतम का गुस्सा अब अचानक आश्चर्य में बदल गया। उनको इतना तो समझ आ गया था कि कहीं कुछ तो गड़बड़ थी, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा उसे ये चिंता थी कि अब डोगरा खानदान क्या करेगा। जल्दी अनिका की देखभाल के लिए एक नर्स रखी गई। लगातार देखभाल और दवाइयों से अनिका की तबीयत में सुधार आ रहा था, लेकिन साथ ही उसे ये बात रोमांचित कर रही थी कि उसके अंदर एक नन्हा सा जीव सांस ले रहा है। अनिका की उम्र भले ही कच्ची हो, मगर उसके अंदर एक माँ जल्दी जन्म लेने को उत्सुक थी। उसकी ज़िंदगी में आखिरकार वो आने वाला था जो सिर्फ और सिर्फ उसका होगा। 4 महीने बीत चुके थे। अनिका अपनी प्रेगनेंसी में लगभग सब कुछ भूल चुकी थी। ना वो किसी से मिलती, ना कोई उससे मिलता। सिर्फ वो अपने अंदर पल रहे उस नन्ही सी जान से बातें करती रहती। ऐसे में एक दिन अनिका पाइप से अपने घर के बाहर के गार्डन में पानी डाल रही थी। तभी अचानक उसके अपने पैरों के नीचे कुछ हलचल महसूस की। वो उसको समझ पाती उसके पहले उसके घर के मेन गेट से एक स्पोर्ट्स बाइक अंदर आई। मशीन गन से जैसे गोलियां निकलती हैं, वैसे ही बाइक की आवाज़ सुनकर ऐसा लगा मानो बॉर्डर पर जंग शुरू हो गई हो। बाइक की आवाज़ सुनकर अनिका ने पानी का पाइप छोड़ दिया। उसने जल्दी से दोनों हाथों से अपना पेट पकड़ लिया, जैसे कि वो अपने डरे हुए बच्चे को आंचल में छुपा रही हो। बाइक आकर बंगले की सीढ़ियों के पास रुकी। लेदर शूज़, टाइट जीन्स, डार्क ब्लू टी-शर्ट और चेहरे पर लगे पीले चश्मे के आर पार लड़के की गहरी लाल आंखें साफ दिखाई देती। अनिका ने जैसे ही उस लड़के को देखा, उसकी धड़कन माने डर और टेंशन से तेज हो गई। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि अनिका का पति कुणाल डोगरा था, जो 21 साल का था। कुणाल अपनी नज़र अनिका पर गड़ाए हुए बड़े ही स्टाइल के साथ बाइक से उतरा और अनिका की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अनिका और कुणाल दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। कुणाल की शादी अनिका से भले ही उसकी मर्जी के खिलाफ करवाई गई थी, लेकिन अपनी बीवी की कोख में किसी और का बच्चा देखना कोई भी मर्द
शायद बर्दाश्त ना कर पाए। कुणाल शादी के बाद मंडप से सीधा दिल्ली अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने चला गया था और वहीं पहुंचकर शादी के दूसरे दिन उसे अनिका की प्रेगनेंसी की खबर मिली थी। अनिका उस दिन से लगभग रोज सोचती थी कि जिस दिन उसका सामना कुणाल से होगा उस दिन पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा। आज जब कुणाल उसके सामने आ रहा था तब पता नहीं क्यों निर्दोष होने के बावजूद डर और शर्म के मारे अनिका को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। अनिका तुरंत अपने पापा को फ़ोन कर लगाती है लेकिन उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। कुणाल को अपनी ओर बढ़ता देखा अनिका की घबराहट इतनी बढ़ गई थी कि वो डर के मारे बड़बड़ाने लगी। वो पापा तो नहीं है घर पे। कुणाल अनिका के सामने आकर एरोगेंस के साथ खड़ा था। वो अनिका को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। सूजा हुआ चेहरा, 8 महीने की प्रेगनेंसी वाला पेट, मोटा पेट, गद्दी जैसे मोटे हाथ और पाँव। प्रेगनेंसी की वजह से अनिका पहले से भी ज़्यादा मोटी नजर आ रही थी। अनिका को देखकर कुणाल ने अपने होठों को दबाया और एक गहरी सांस लेकर जोर से जमीन पर थूक दिया। ये देखती अनिका की कमजोरी की मानो अचानक से वापस आ गई। वो ठीक से अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही थी, मानो जैसे उसे खुद का शरीर बोझ लग रहा हो। कुणाल गुस्से से घूरते हुए जैसे तैसे आगे बढ़ रहा था। वैसे वैसे अनिका एक डरे से मेमने की तरह घबराकर पीछे होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कुणाल के नुकीले लेदर शूज किसी भी वक्त अनिका के नंगे मुलायम पायम को कुचल देंगे। तभी मेन गेट से गौतम की कार अंदर आकर रुकी। गौतम कार से उतरकर तेज कदमों से कुणाल के पास आया, जैसे कोई सेक्रेटरी अपने बॉस के पीछे भाग रहा हो। गौतम कुणाल के पास आकर उसको कहता है, अरे कुणाल बेटा, आज अचानक से तुमने फ़ोन किया कि तुम आ रहे हो। तुम्हारी कॉलेज में छुट्टियां शुरू हो गई क्या? कुणाल ने गुस्से से कहा, पूरे 4 महीने बाद आया हूँ। आप ऐसा बोलकर अपने दामाद का वेलकम करेंगे? वैसे काफ़ी कुछ बदल गया है यहाँ पर। कुणाल ने अनिका के पेट की ओर देखकर अपनी जेब से रम की बोतल निकाली और मुंह से लगा ली। वो आया था तब से उसकी नज़र अनिका के पेट पर ही जमी हुई थी। माहौल को थोड़ा ठीक करने के लिए गौतम ने कुणाल से कहा, आओ बेटा, कुणाल बेटा, अंदर चलकर बात करते हैं। लेकिन गौतम की बात को अनसुना करते हुए रम के घूंट लिए और अनिका के पेट को घूरता रहा। गौतम को भी थोड़ा अजीब तो लग रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो कुणाल के मन की बात को समझ रहा था। इसलिए बड़े ही सहजता से गौतम ने कुणाल से कहा, देखो कुणाल, अगर तुम ये शादी तोड़ना चाहते हो तो मैं समझ सकता हूँ। ये सुनते ही कुणाल चिल्ला उठा, जो बात तुम समझ सकते हो वो बात मेरे बूढ़े दादाजी नहीं समझ सकते ना। उन्होंने जबरदस्ती इस मोटी के साथ मेरी शादी करवाई और अब वो चाहते हैं कि इसके नाजायज बच्चे को भी मैं अपना नाम दूँ। एक तो इसे देखता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मुझे किसी ऐसे गुनाह की सज़ा दी जा रही हो जो मैंने किया ही नहीं है। शादी के मंडप से तुरंत इसलिए भागा था माँ, ताकि मुझे इसके साथ एक पल भी न रहना पड़े। बोलते बोलते कुणाल की सांसें फूलने लगीं, जैसे कि वो महीनों से अपने अंदर भरी हुई भड़ास निकाल रहा हो। अनिका और गौतम दोनों ही कुणाल की बात सुनकर ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे अभी के अभी धरती फट जाए, दोनों बाप बेटी उसके अंदर समा जाएं। कुणाल का आक्रोश अपनी चरम सीमा पर था। अब भी कोई कसर बाकी रह गई है? इस तरह उसने अनिका की तरह इशारा करते हुए आगे कहा, देखो इस बेशर्म लड़की को शादी के फेरे लेते समय पेट में किसी और का बच्चा लिए घूम रही थी और इतने होने के बाद भी आज मेरे सामने ऐसे बेशर्मों की तरह खड़ी है। क्या लगा तुझे कि मैं इस बच्चे को मेरा नाम दे दूंगा? कुणाल डोगरा का नाम पता नहीं किस गटर का कीड़ा है ये बोलते हुए गुस्से से मैं अनिका की ओर आगे बढ़ता है, मानो जैसे वो गुस्से में पता नहीं अनिका को क्या कर देगा। लेकिन तभी शराब की वजह से कुणाल के पैर लड़खड़ाए और वह अपना बैलेंस खो बैठा। लेकिन तुरंत गौतम ने आगे आकर कुणाल को पकड़कर संभाल लिया। अनिका कुणाल की बातें सुनकर जितना हर्ट हुई थी उतना ही ज़्यादा गुस्से में भी थी। वो भले ही अपने मोटापे की वजह से ऐसी सब बातें सुनने की आदत थी, मगर अब उसे इस बात पर कुणाल से ज़्यादा खुद पर घिन आ रही थी कि कोई उसके होने वाले बच्चे को गाली दे रहा है और वह मजबूर खड़ी सुन रही है।
बच्चे का ख्याल आते ही ना जाने कहाँ से अचानक अनिका के अंदर अजीब सी हिम्मत आ गई और बिना कुछ सोचे समझे वो बोल पड़ी, मैं शादी को नहीं मानती। ये सुनकर गौतम और कुणाल दोनों शॉक्ड थे। कुणाल सोच रहा था कि कल की आई पिद्दी सी लड़की में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि वो मेरे यानी कुणाल डोगरा के सामने ऐसे बोले। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट कर पाता, गौतम ने बात को संभालते हुए कुणाल से कहा, इस वक्त अनिका की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो। और रहा सवाल बच्चे का, तो होते ही उसे हमेशा अनिका से हमेशा के लिए अलग कर दिया जाएगा। मेरा यकीन करो। अपने पापा की ये बात सुनकर अनिका को ऐसा लग रहा था जैसे किसी बड़े से ट्रक ने उसे पीछे से टक्कर मार दी और वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही हो। टेंशन में अनिका की सांसें फूलने लगी और एक पल के लिए वो सांस लेना भूल गई। ठीक उसी पल में अचानक से अनिका के पेट में जोर से दर्द शुरू हो गया। दर्द के मारे अनिका एक झटके से अपने पीठ के बल गिरी और बेहोश होते ही आंखों से उसने देखा कि गौतम दौड़कर उसके पास आ रहा था। गौतम ने हड़बड़ी में फ़ोन करके एम्बुलेंस को बुला लिया था, लेकिन ये सब सुनकर भी कुणाल वहीं पे बेशर्म और बेसुध बनकर रम की घूंट मार रहा था, मानो उसे किसी भी चीज़ से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। शाम की मध्यम रोशनी अनिका के सामने धुंधली हो रही थी। उसे बस एक छोटी बच्ची की आवाज़ सुनाई दे रही थी, मम्मा उठो ना मम्मा। देखते ही देखते आज 6 साल बीत चुके थे, लेकिन आज भी वही आवाज़ अनिका के कानों में गूंज रही थी, मम्मा उठो मम्मा। प्लेन लैंड होने वाला है। फ्लाइट के बिजनेस क्लास की आरामदायक सीट पे सोई अनिका की आंखें झट से खुली और सामने थी उसकी 6 साल की बेटी रिया। रिया का मासूम चेहरा, उसकी खूबसूरत कत्थई आंखें देख अनिका की जान में जान आई। उसका गुजरा हुआ कल कोई बुरे सपने से कम भी नहीं था। आज अनिका अपनी बेटी रिया के साथ बेंगलुरु से मनाली 6 साल बाद लौट रही थी। रिया ने अपना गेमिंग टैबलेट माँ के पर्स में रखते हुए बड़े प्यार से अनिका से पूछा, मॉम क्या हम मेरे डैड को ढूंढने मनाली जा रहे हैं? अनिका ने बड़े ही सरल तरीके से उसे समझाया, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है तुम्हारे कोई डैड नहीं है। इस पर रिया जवाब देते हुए बोली, ओ कम ऑन मॉम, स्कूल में हमें टीचर कहती हैं कि हर बच्चे के माँ बाप होते हैं। अब मेरे गेमिंग वर्ड्स के कैरेक्टर की तरह मैं किसी दूसरी दुनिया से तो आई नहीं हूँ ना, तो ऑब्वियसली मेरे भी पापा होंगे ही। ये किसी जादूगर ने मुझे अपनी हेड्स में से बाहर निकाला है। आब्राकडाब्रा, रिया बाहर आ जा। रिया की ये बात पर दोनों माँ बेटी जोर जोर से हंस पड़ी। अपनी हंसी पर काबू पाते हुए रिया ने दूसरा सवाल पूछा, तो क्या हम यहाँ मेरे भाई को ढूंढने आए हैं? रिया का ये सवाल सुनकर अनिका एक गहरी सांस सोच में डूब गई। उसे याद आया कि कैसे 6 साल पहले अस्पताल में उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था और अनिका के पापा की खतकाटी के एक आदमी ने उसके दोनों बच्चों को उससे छीनने की कोशिश की थी। कमज़ोर अनिका ने बड़ी हिम्मत से उस आदमी का सामना किया और रिया को तो बचा लिया, मगर अफसोस कि वो अपने बेटे को नहीं बचा पाई और वो आदमी उसके बेटे को लेकर भाग गया। इस हाथापाई में अनिका को चोट भी लग गई थी। चोट इतनी गहरी थी कि उसका बचना लगभग नामुमकिन था और इसी वजह से अनिका की मौसी उसे अपने साथ बेंगलुरु ले गई थी, जहाँ अनिका का इलाज हुआ था। हालांकि इन 6 सालों में अनिका पूरी तरह से बदल चुकी थी। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से उसका बड़ा शरीर अब एकदम सामान्य था। घने लंबे कमर तक के बाल, काली नुकीली आंखें, गोरे गोरे गालों के साथ एक परफेक्ट जॉलाइन, गुलाबी पंखुड़ी जैसे नम होठ और सुराही सी लंबी गर्दन। शिफॉन की लाल साड़ी में अनिका की कमर ऐसी लग रही थी मानो कोई नदी समंदर से मिलने के लिए करवट ले रही हो। फ्लाइट अटेंडेंट हो या फ्लाइट के अन्य यात्री, सब लोग आते जाते अनिका पर एक नज़र जरूर डालते। मासूमियत से सवाल कर रही रिया को ये नहीं पता था कि अनिका ने मनाली लौटने का मुख्य कारण ये था कि पिछले 6 सालों में कुणाल के दादाजी किसी भी हालत में अनिका और कुणाल की शादी तोड़ने की मंजूरी नहीं दे रहे थे। लेकिन 6 साल बाद आखिरकार कुणाल की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा और वे ये शादी तोड़ने के लिए राजी हो गए। मनाली वापस जाकर वो डिवोर्स पेपर पर साइन करके
के साथ साथ अपने खोए हुए बेटे को भी ढूंढना चाहती थी। थोड़ी देर में फ्लाइट ने लैंड किया। मनाली की ज़मीन पर कदम रखते ही ना जाने क्यों अनिका की बाईं आँख फड़कने लगी। उसे ऐसा लग रहा था कि आगे ज़रूर कुछ बुरा आने वाले था। वो ये सोचकर लगेज काउंटर की तरफ बढ़ी थी कि तभी उसकी नज़र पीछे की तरफ पड़ी, जहाँ फ्लाइट के सभी यात्री मुस्कुराकर उसी को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे, मानो सब उसकी खूबसूरती में गुम होकर उसके पीछे पीछे चले आ रहे हों। अनिका थोड़ी कॉन्शियस होकर और रिया को संभालते हुए फटाफट आगे चलने लगी। लगेज काउंटर पर जैसे ही अनिका अपना लगेज लेने के लिए झुकी, फटाक से 3 और लोग भाग कर आए और उसका लगेज उठाकर अनिका को देने लगे, मानो सब इसी बहाने अनिका से बात करने की कोशिश करना चाहते हो। अनिका चुपचाप अपने लगेज ट्रॉली पर डालकर और रिया का हाथ पकड़कर एयरपोर्ट के बाहर की तरफ निकलने लगी। तभी उसके फ़ोन पर उसके पापा गौतम गुलेरिया का फ़ोन आया। अनिका ने फ़ोन उठाते ही गौतम ने बिना खैर खबर पूछे अनिका से कहा, कुणाल तुम्हें लेने एयरपोर्ट आ रहा है, उसके साथ सीधे घर आ जाना। यहाँ तुम्हें 2 पेपर पर साइन करने हैं, एक डिवोर्स पेपर और दूसरा वो। इतना कहकर गौतम हटा गया। फिर कुछ सोचकर वो आगे कहा, खैर तुम घर आ जाओ, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। अनिका ने बिना कुछ कहे ही फ़ोन काट दिया। जैसे ही गौतम ने कहा था, कुणाल एयरपोर्ट के बाहर बड़ी ही बेसब्री से अनिका का वेट कर रहा थे हुए खड़ा था। 6 सालों में कुणाल भी काफ़ी बदल चुका था। वो एक स्टूडेंट नहीं बल्कि एक बिजनेसमैन था। डार्क ब्राउन कलर का कड़क सूट, शार्पली कटे हुए और जेल से सटे हुए बाल और ट्रिम की हुई दाढ़ी में कुणाल की पर्सनालिटी निखर रही थी, मगर उसके तेवर अब भी वही थे, रूड और आर्गुमेंस से भरपूर। वो तो अनिका का इंतज़ार भी सिर्फ इसलिए कर रहा था क्योंकि वो उसे जल्द से जल्द अनिका से मुक्ति चाहिए थी। कुणाल का एक पैर ज़मीन पर तो दूसरा पैर रेलिंग पर टिका हुआ था, जैसे वो कॉन्स्टेंटली हिला रहा था। एग्जिट डोर की तरफ देखते हुए कुणाल ने बड़े ही बेसब्री से अपने ड्राइवर से कहा, आज तक इस दुनिया में किसी आदमी को डिवोर्स मिलने की इतनी खुशी नहीं हुई होगी जी। किसी भी कीमत पर आज ही उस मोटी से मैं डिवोर्स पेपर पर साइन करवा लूँगा। कुणाल ने ड्राइवर ने राजू बड़ी फूकते हुए कहा, आप फिक्र मत कीजिए, आज सुबह सुबह मैं माता के दर्शन करके निकला हूँ। मैंने भगवान से प्रार्थना की है कि आज आपकी 6 साल पुरानी ये मनोकामना पूरी हो जाए। आज पक्का पेपर साइन हो ही जाएंगे। ये सुनकर कुणाल ने बड़े ही कटीले अंदाज में कहा, अब सिर्फ डिवोर्स नहीं चाहिए, अनिका की कंपनी तो चाहिए जो उसकी मरी हुई माँ उसके नाम करके गई थी। राजू, जिसने अपने हाथ में अनिका के नाम का बोर्ड पकड़ा हुआ था, वो उस बोर्ड को सीधा करते हुए बोला, अरे वो फैक्ट्री भी मिल जाएगी, फिक्र नॉट। तभी कुणाल के दिमाग में कुछ आया और वो ड्राइवर से कहता, अच्छा सुनो, उसको देखते ही हमेशा मेरा मूड ऑफ हो जाता है और आज इतने अच्छे दिन पर मैं अपना मूड ख़राब नहीं करना चाहता, इसलिए मैं उल्टा घूम के खड़ा हो जाता हूँ, ठीक है। तूने भले ही उसे ना देखा, लेकिन तेरे हाथ में उसके नाम का बोर्ड देखकर वो तेरे पास आ ही जाएगी। कुणाल आलस लेते हुए उल्टा घूमने ही वाला था कि तभी अचानक उसकी नज़र एयरपोर्ट के गेट पर पड़ी। कुछ देखकर उसकी नज़र वहीं अटक गई। कुणाल ने एयरपोर्ट से बाहर आते हुए एक लड़के को देखा तो वो देखते ही रह गया, मानो जैसे उसने आज से पहले किसी खूबसूरत लड़की को देखा ही नहीं। उस लड़की को देख कुणाल के मुंह से निकल गई, यार इतनी खूबसूरत लड़की तो मनाली में कभी दिखी ही नहीं। ड्राइवर राजू भी उसकी बात में हामी भरी। कुणाल बिना वक्त गवाए रेलिंग कूद कर उस लड़की के ओर दौड़ पड़ा। वो अचानक से वो लड़की के सामने आकर खड़ा हो गया और रास्ता रोक लिया। यह खूबसूरत लड़की और कोई नहीं बल्कि अनिका थी। कुणाल इस बात से बिल्कुल अनजान था। अचानक कुणाल को अपने सामने देखकर अनिका हैरान थी और उससे एक पल के लिए वो सब कुछ याद आ गया जो वो हमेशा से भूलना चाहती थी। अनिका एक पल के लिए सहम गई। उसको लगा कि कहीं पहले की तरह कुणाल फिर से उसकी इंसल्ट ना कर दे, और अनिका इसलिए सीधा कुणाल को थप्पड़ दर्द देना चाहती थी, मगर वो अपनी बेटी रिया के सामने कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी।
तभी अचानक कुणाल बोल पड़ा, हेलो मिस गोजियस, आप मनाली में पहली बार आई लगती हैं। क्योंकि अगर पहले आई होती तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप मेरी नज़रों से अननोटिस्ड रहती। अनिका को पहले तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन अगले ही पल वो समझ गई कि कुणाल उसे पहचान नहीं पाया था। अनिका ने रिया की तरफ देखा तो वो अपने टैबलेट में गेम खेल रही में मस्त थी, और क्योंकि उसने हेडफोन पहने थे उसे आसपास की कोई बात सुनाई नहीं दे रही थी। ये देखकर अनिका को राहत मिली। अनिका कुणाल की बात को अवॉइड करते हुए वहाँ से साइड होकर टैक्सी को आवाज़ देने लगी, टैक्सी टैक्सी। अनिका नहीं चाहती थी कि कुणाल उसे पहचाने, लेकिन कुणाल भी हार मानने वाला में से नहीं था। कुणाल ने उसकी तरफ भागकर फिर से उसका रास्ता रोक दिया। अरे टैक्सी की क्या ज़रूरत है, मैं अपनी गाड़ी में आपको जहाँ चाहे छोड़ देता हूँ ना। और 1 मिनट, ये नन्ही गुड़िया कौन है? ये कहते हुए उसने रिया की तरफ इशारा करते हुए उसके गाल पर हाथ फिताया। लेकिन रिया जब अपने टैब पर गेम खेल रही होती है तब उसे कोई डिस्टर्ब करे तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए उसे टैब से बिना ऊपर देखे उसने अपना गाल झटक दिया। ऐसा करने में रिया के कान से हेडफोन नीचे की तरफ स्लाइड होकर गिर के उसके कंधे पर आ गया, लेकिन अभी भी उसका ध्यान गेम खेलने में ही था। अचानक अनिका टैक्सी ढूंढने में बिजी हो गई थी, लेकिन कुणाल पीछे पीछे रहकर उससे एक नहीं तो दूसरे तरीके से बात करने की कोशिश करता रहा। कुणाल ने कहा, ओ समझ गया, ये आपकी छोटी बहन है ना। ये सुनकर रिया जोर जोर से हंस पड़ी। तभी कुणाल को वापस गौतम का फ़ोन आया। कुणाल जैसे ही फ़ोन उठाया, गौतम ने पूछा, क्या अनिका दिखी तुम्हें? कुणाल ने बड़े ही तीखा जवाब देते हुए कहा, ना दिखने के लिए आपकी बेटी कोई सुई तो नहीं। जब वो गेट से बाहर आएगी तो सिर्फ वो ही दिखेगी, उसके पीछे खड़े लोग भी दिखना बंद हो जाएंगे। और वो रूडली फ़ोन कर देता है। कुणाल की बात सुनकर अनिका को अंदाज़ा आ गया था कि वो पक्का उसी के बारे में बात कर रहा था। अनिका को कुणाल पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसे बस अब जल्दी से टैक्सी चाहिए थी। वो पूरे जोश और गुस्से के साथ जोर से चल रही टैक्सी। ये सुनकर कुणाल और ज़्यादा इम्प्रेस हो गया। वो बड़े ही मीठे अंदाज में बोला, सुनिए मिस, मैं आपको छोड़ देता हूँ ना। वैसे भी मैं जिससे लेने आया था लगता है वो आए ही नहीं। अगर बेंगलुरु की फ़्लाइट में आई हैं तो आपने फ़्लाइट में किसी बेहद मोटी औरत को देखा होगा। ये सुन के अनिका एक पल के लिए तो रुकी और उसने कुणाल की तरफ मुड़कर देखा। कुणाल आगे कहता है, दरअसल 6 साल पहले वो 120 किलो की थी। अब 6 साल में तो पक्का उसने डबल सेंचुरी पार कर ही ली होगी। अनिका बिना कुछ बोले कुणाल की बातें सुनकर सोच रही थी कि ये पता नहीं क्या क्या सोच रहा है उसके बारे में। अपनी बातों को सुनते ही कुणाल अनिका को देखते हैं तो वो उसे इम्प्रेस करने के चक्कर में और उसे हंसाने के लिए कहता है, वैसे मुझे लगता है कि फ़्लाइट वालों ने उसे बैठने से मना कर दिया होगा। कहा होगा कि अगर तुम बैठोगी तो फ़्लाइट कैसे उड़ेगी। कहते हुए वह खुद भी हंसता है और उम्मीद करता है कि उसके जोक से अनिका भी हंस पड़ेगी, लेकिन अनिका बड़े ही ठंडे तरीके से उसको देखती रही। अनिका को हंसता हुआ न देखकर कुणाल ने भी अपनी हंसी रोकी और बोला, जी छोड़िए, मैं भी किसकी बातें लेकर बैठ गया, कहाँ आप और कहाँ वो। तभी एक टैक्सी अनिका के पास आकर रुक गई। दूसरी ओर पीछे से कुणाल का ड्राइवर हाथ में अनिका गुलेरिया का बोर्ड लेकर दौड़ा चला आ रहा था। वो आकर कुणाल के बाजू में खड़ा हो गया, मानो वो कुणाल को कुछ बताने आया हो। अनिका ने जल्दी में रिया को टैक्सी में बैठाया और खुद जब टैक्सी में बैठने जा रही थी तब कुणाल ने बड़े मासूम होते हुए कहा, वैसे आपको मनाली में किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो सिर्फ एक ही नाम याद रखिएगा, कुणाल डोगरा। किसी से भी मेरा नाम पूछेगा, मेरे घर तक छोड़ जाएगा आपको। टैक्सी वहाँ से निकलने वाली थी कि तभी कुणाल ने टैक्सी रोकी और विंडो के पास झुककर बड़े ही फ्लैटी अंदाज में कहा, अरे मिस आपका नाम तो बता दीजिए। ये सुनकर अनिका ने कुणाल को देखते हुए अपनी आंखों से काला चश्मा निकाला और बड़े ही तेज और कटरीली नज़र से कुणाल को देखते हुए बिना किसी भी
हाव भाव के धीरे से कहा अनिका गुलेरिया। आगे के एपिसोड जानने के लिए प्लीज़ लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट ऑन माई चैनल। थैंक यू।